हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह। लास्ट हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस थी वो काफ़ी टाइम पहले 6-7 महीने पहले ब्रेक हो चुकी थी और वहाँ से हम दोबारा से इस क्लास को रिकंटिन्यू कर रहे हैं। उन क्लासेस में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा था, जैसे बहुत सारी परिकल्पनाएं थी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर, जिसमें लॉर्ड कैल्विन की परिकल्पना, लब और लेपवर्थ की परिकल्पना, एफ बी टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय संरचना संकल्पना और वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसके बाद में एक और महाद्वीप और महासागरों को लेकर सिद्धांत है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स घटना, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। उस क्लास से हम शुरू करते हैं। तो क्या है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना, तो उसको हम समझते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी जो है वो सबसे मॉडर्न थ्योरी है महाद्वीप और महासागरों के विस्थापन से, उनके स्थानांतरण से, उनके मोशन से रिलेटेड। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या है सिद्धांत, ये कितनी प्लेट्स हैं, कैसे क्या हैं, किसने क्या कहा और क्या कारण है प्लेट विवर्तनिकी के। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम उन 4-5 पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन पॉइंट्स को हमें इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली चीज कि प्लेट विवर्तनिकी है क्या। दूसरी चीज कि प्लेटों के प्रकार क्या हैं। अगर हम उनके साइज के हिसाब से बात करें, उनके वेट के हिसाब से बात करें, तो प्लेटों के प्रकार कितने हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनका जो स्थानांतरण है, जो उनका मोशन है, जो उनकी गतियां हैं, उन गतियों के आधार पर प्लेट के कितने प्रकार हैं, प्लेटों में गतियां कितने प्रकार की होती हैं, और जो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि प्लेटों में जो गति का कारण है वो क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे का। तो ये अगर हम इतनी सारी चीजें कवर कर लेंगे तो हमारा ये प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो देखिए, हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो पहले आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और इसका कारण। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और इसका कारण पहला है। दूसरा है, देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और इसका कारण, मतलब इंग्लिश में है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड इट्स रीजन। दूसरा है हमारा प्लेटों के प्रकार। यहां पर हम जो प्लेटों के प्रकार पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, मतलब ओशनिक, और दूसरा है हमारा महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल। तो एक तो ओशनिक प्लेट्स और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे कि गतियों के आधार पर प्लेटों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लेट्स अकॉर्डिंग टू इट्स मोशन। और फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्लेटों में गति का कारण क्या है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को कवर करके हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और इसका कारण। देखिए, पहले प्लेट विवर्तनिकी प्लेट्स हैं क्या। ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि भूपरपटी, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो है इसका मेंटल, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो है क्रोड। तो भूपरपटी और मेंटल के बीच में एस्थीनोस्फीयर है। एस्थीनोस्फीयर क्या है, यानी कि वो वाला हिस्सा जहां पर सेमी लिक्विड, मतलब अर्ध तरल अवस्था में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। ये वाला हिस्सा जो है वो एस्थीनोस्फीयर है। अब होता क्या है कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है भूपरपटी, इसी पर है महाद्वीप और इसी पर है महासागर। ये सभी महाद्वीप और महासागर इस एस्थीनोस्फीयर वाले अर्ध तरल हिस्से पर स्थित हैं। ये अर्ध तरल हिस्से पर स्थित होने की वजह से ये इस पर फ्लोट करते हैं, ये इस पर तैर रहे हैं। इस वाले हिस्से में कुछ जगह पर कई सारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं।
और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से यहां पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और वो जियोथर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा मात्रा में कभी कभी हो जाती है उत्पन्न कि वो बाहर निकलने का प्रयास करती है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि ऊपर पृथ्वी की क्रस्ट पर कहां पर कमजोर जगह है। वो पृथ्वी की क्रस्ट में कमजोर जगह को ढूंढती है और ढूंढने के बाद बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे पृथ्वी की ऊपरी भूपर्पटी का जो हिस्सा है वो कुछ जगहों पर टूट जाता है। ये जगह हमारे कहने के लिए बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन ये बात जब पूरे अर्थ की बात की जाएगी, पूरी पृथ्वी के सरफेस की बात की जाएगी, तो ये एक बहुत बड़े बड़े हिस्सों में है जिनको हम महाद्वीप और महासागर के रूप में जानते हैं। ये कई जगहों से ये जब जियोथर्मल एनर्जी निकलती है तो ये प्लेट की जो क्रस्ट है, ऊपर की क्रस्ट है पृथ्वी की, उसको तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद ये प्लेटों के नाम से जानी जाती है। फिर इसमें कुछ छोटी और कुछ बड़ी, यानी कि कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स बन जाती हैं। वो मेजर और माइनर प्लेट्स साइज के हिसाब से अपने अपने अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो हम बात करते हैं कि जब एस्थेनोस्फीयर से जो जियोथर्मल, इससे कौन सी एनर्जी निकलती है? जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि भूतापीय ऊर्जा। यह भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद इसको बाहर निकलती है, जिससे ऊपर की लेयर में जो है, ऊपर की जो भूपर्पटी है उसमें कुछ प्लेट्स बन जाती हैं और वे प्लेट्स अपने अपने अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। इन प्लेट्स के प्रकारों की बात करें तो इसमें हैरी हेस और मॉर्गन, ये दो बहुत फेमस नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना में। इसके अलावा एक और नाम है जिनका नाम है ट्रुजो विल्सन। यानी कि सबसे पहले प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया वो ट्रुजो विल्सन ने किया। इसके बाद में प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत दिया वो 1962 में हैरी हेस ने दिया। और इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या जो थी वो 1968 में डब्ल्यूजे मॉर्गन ने दी। हैरी हेस ने क्या कहा कि हैरी हेस ने कहा कि यहां पर प्लेट्स कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, और बड़ी छोटी प्लेटों की संख्या जो थी वो हैरी हेस के अनुसार 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें मौजूद हैं। मॉर्गन और हैरी हेस के अनुसार 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं, लेकिन 1995 में वॉशिंगटन डीसी की एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग लगभग 20 बड़ी प्लेटें हैं। यानी कि 1995 में वॉशिंगटन डीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 बड़ी प्लेटें हैं। अब इन प्लेटों में क्या है, जैसे कि हम 6 बड़ी प्लेट्स की बात करें तो 6 बड़ी प्लेट्स क्या है, सभी महाद्वीप और महासागरों को लेकर है। ऐसा नहीं है कि केवल महाद्वीप प्लेटों पर, महासागर भी प्लेटों पर ही हैं। बस जो महासागरीय प्लेटें हैं वो थोड़ा सा भारी चट्टानों से बनी हुई हैं, इसलिए वो नीचे बैठी हुई हैं, और महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं वो हल्की चट्टानों से बनी जो कि ऊपर हैं। वजह क्या है कि जितनी भी महासागरीय प्लेट हैं वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी जो कि इग्नियस रॉक का एक टाइप है, और जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वे अवसादी चट्टानों से बनी है, सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, जिससे कि वो हल्की हैं। तो हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठी हुई हैं, और महासागरीय प्लेट बेसाल्ट चट्टानों की बनी होने की वजह से वो थोड़ा नीचे की ओर बैठी हुई हैं। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है प्लेटों के प्रकार, जो कि 2 प्रकार की हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। मैंने पहले से लिखकर रखी हुई है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्लेटों में जो मूवमेंट है, जो संचलन है, या जो स्थानांतरण हो रहा है, या जो प्लेटों में गति है, वो किसकी वजह से है। प्लेट जो है वो क्रस्ट पर है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में एस्थेनोस्फीयर है जो अभी आपको लास्ट में बताया था, और उस एस्थेनोस्फीयर में जो पदार्थ है वो सेमी लिक्विड यानी कि अर्ध तरल अवस्था में है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो नीचे की चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं और वो तरल अवस्था में आ जाती हैं। एक और चीज कि उस एस्थेनोस्फीयर से निकलने वाली जो एनर्जी है वो किस रूप में बाहर आती है, वो संवहनी तरंगों के रूप में बाहर आती है।
इसको बता देते हैं संवहनी तरंगों, मतलब कन्वेक्शनल वेव्स के रूप में बाहर आती है, उसको हम कन्वेक्शनल एनर्जी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, और उस एनर्जी को ही हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। बात यह आती है कि उस जियोथर्मल एनर्जी का रीजन क्या है, मतलब पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर में उत्पन्न होने वाली संवहनीय तरंगें या जियोथर्मल एनर्जी किस कारण से उत्पन्न होती है। तो उसकी वजह है पृथ्वी के जो दो हिस्से हैं, एक तो ऊपर क्रस्ट का हिस्सा है और नीचे मेंटल का हिस्सा है। तो इस क्रस्ट वाले और मेंटल वाले हिस्से के बीच में जो मोशन है उसमें काफी डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मोशन। यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी का रीजन है वो है डिफरेंशियल मोशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। इन दोनों के डिफरेंशियल मोशन यानी कि गति में अंतर की वजह से यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स आता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर एस्थेनोस्फीयर में जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आती है बाहर, वो आती है संवहनी तरंग होने के कन्वेक्शनल वेव्स के रूप में आती है। और वो जियोथर्मल एनर्जी के प्रोड्यूस होने की जो वजह है वो है क्रस्ट और मेंटल के बीच के डिफरेंशियल मोशन की वजह से, यानी कि इन दोनों पार्ट्स के मोशन की वजह से, जो कि इसमें काफी डिफरेंस है। अब बात आते हैं प्लेटों के प्रकार। प्लेटों के प्रकार में दो प्रकार की प्लेट है, महासागरी प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। महासागरी प्लेट यानी कि ओशनिक, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो 6 बड़ी प्लेटें बताई हैं हैरी हेस ने, उनके हिसाब से 6 बड़ी प्लेटों में 4 प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट हैं, जिसमें है पहली यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। और 2 प्लेट हैं जो हमारी महासागरीय प्लेट्स में हैं, जिसमें है पैसिफिक प्लेट और इंडियन प्लेट यानी कि भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन भी बोलते हैं, आप इंडियन भी बोल सकते हैं। अब हम बात समझते हैं कि ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रही हैं या इन दोनों प्रकार की प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, कौन सी ऊपर उठी हुई है, कौन सी नीचे उठी हुई है, उसकी वजह क्या। देखिए पहली चीज कि महासागरीय प्लेट जो है वो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की बनी हुई है, यानी कि बेसाल्ट इग्नियस रॉक्स की बनी हुई है। और बेसाल्ट इग्नियस रॉक्स जो होती है वो सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक से हल्की होती हैं, और उसकी वजह से ये चट्टानें कैसी हैं, ये भारी हैं। यानी कि जो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें हैं वो कैसी है, भारी चट्टानों से बनी हुई है। यानी कि जो महासागरीय प्लेट है वो भारी चट्टानों से बनी है, और इसलिए ये नीचे बैठी हुई है। यहां पर बात भारी चट्टानों की है, प्लेट्स के वजन की नहीं है। प्लेट्स का वजन अभी मैं समझाऊंगा। ये तेज गति से चलती हैं क्योंकि इनकी स्पीड लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर। देखिए अगर हम विश्व की सभी प्लेटों की बात करें तो सभी प्लेटों का जो औसत वेग है ना, जो एवरेज स्पीड है उसकी, वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के बीच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्लेटें 5 सेंटीमीटर से कम ही स्पीड से चलती हैं, नहीं, ये एक एवरेज स्पीड है। जबकि कुछ प्लेटें इससे ज्यादा स्पीड से भी चलती हैं और कुछ इससे कम स्पीड से भी चलती हैं। जैसा भी बात करते हैं तो देखिए महासागरीय प्लेट क्या है। महासागरीय प्लेट बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है, ये भारी चट्टानों से बनी है, इसलिए ये नीचे बैठी हुई है, और इसलिए समुद्र कैसे हमारे नीचे हैं, गहरे हैं, और ये तेज गति से चलती हैं और इनकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर ईयर है। बात करें वहीं महाद्वीपीय प्लेटों की, तो महाद्वीपीय प्लेट जो है वो अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, और सेडिमेंट्री रॉक्स हल्की होती हैं कंपैरिजन में इग्नियस रॉक्स के। तो ये कैसी, ये हल्की चट्टानों से बनी हुई हैं, इसलिए इनका हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट हमेशा महासागरीय प्लेटों से ऊपर की ओर स्थित है। क्यों? क्योंकि ये हल्की चट्टानों से बनी हुई है और ये धीमी गति से चलती हैं। इनकी स्पीड, एवरेज स्पीड 2 सेंटीमीटर पर ईयर है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या सभी प्लेटें 5 से 2 के बीच चलती हैं? नहीं। विश्व की सबसे तेज चलने वाली जो प्लेट है वो ग्रीनलैंड प्लेट है, जो कि 20 सेंटीमीटर पर ईयर, और ये उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से उत्तर पूर्व की ओर फ्लोट हो रही है, और उसकी वजह से वहां पर डेविस जल संधि बन रही है। तो जो डेविस जल डमरू मध्य जो डेविस जल संधि है उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में, वो ग्रीनलैंड प्लेट के उत्तर अमेरिकी प्लेट से अलग होने के कारण है। अब देखिए उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट को हम मिलाकर बोलते हैं अमेरिकन प्लेट। तो ये पूरी है अमेरिकन प्लेट, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और यहां पर है ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है, इनके बीच में जो गैप आ रहा है, आप ग्रीनलैंड चूंकि इस डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से आगे तक बढ़ रहा है, और इसके बीच में जो जल संधि बन रही है वो बन रही है डेविस जल संधि। ये डेविस जल संधि है जो कि उत्तर अमेरिकन प्लेट और ग्रीनलैंड प्लेट के अलग होने से बन रही है। तो ध्यान रखें कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली प्लेट कौन सी है? ग्रीनलैंड प्लेट। अगर हम भारतीय प्लेट की बात करें, चूंकि हम इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारे यहां बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। तो इंडियन प्लेट जो है, जब
गोंडवाना लैंड से अलग हुई या जब अंटार्कटिक प्लेट से अलग हुई, तब उस टाइम पर इसकी स्पीड 12 सेंटीमीटर पर ईयर थी। लेकिन आज की डेट में जब इंडियन प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट यानी कि तिब्बत में आकर टकरा गई और हिमालय का निर्माण करने लगी, तब इसकी एवरेज स्पीड 5 सेंटीमीटर पर ईयर रह गई है। और इस 5 सेंटीमीटर पर ईयर स्पीड रह जाने से आज भी हिमालय का उत्थान हो रहा है, यानी कि हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तिब्बत प्लेट से टकरा कर, यूरेशियाई प्लेट से टकरा कर तिब्बत में ऊपर की ओर उठ रही है, जिसकी वजह से एक भारत का जो नवीनतम पर्वत है, जो कि फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है हिमालय, वो हिमालय आज भी 1.2 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से ऊपर उठ रहा है, यानी कि हिमालय की ऊंचाई आज भी 1.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से ऊपर उठ रही है। तो ये है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट। अब बात करते हैं कि क्या महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों में वजन में कोई डिफरेंस है? नहीं। देखिए, वजन का मतलब है कि अगर हम इसका सेम मेजरमेंट यानी कि इसका सेम वेट ले लें और इसका भी सेम वेट ले लें, तो वजन बराबर है, लेकिन सरफेस में अंतर आ सकता है। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं 10 किलो मिट्टी ले लूं और 10 किलो में रुई ले लूं और दोनों को एक तराजू पर रख लो, तो एक पलड़े में रखा हुआ है 10 किलो मिट्टी और एक तरफ रखी हुई है 10 किलो रुई। आप मुझे बताइए वजन किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स वजन दोनों का बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही 10 किलो हैं। लेकिन अगर इनके सरफेस की बात की जाए तो 10 किलो मिट्टी ज्यादा ऊपर उठी हुई होगी या 10 किलो रुई ज्यादा ऊपर उठी हुई होगी। तो यहां अंतर साफ आता है कि 10 किलो रुई का जो सरफेस होगा वो ज्यादा उठा हुआ होगा और 10 किलो मिट्टी का सरफेस रुई की तुलना में नीचे होगा। तो आप ये मान लीजिए, क्यों? क्योंकि जो मिट्टी है उसके कण भारी हैं और जो रुई है उसके कण हल्के हैं, पार्टिकल्स हल्के हैं। तो बस सेम वही चीज है कि जो महासागरीय प्लेटें हैं वो भारी चट्टानों से बनी है, मतलब ये मिट्टी है 10 किलो जिसका सरफेस रुई की तुलना में नीचे है, इसलिए महासागरीय जो तल है वो महाद्वीप की तुलना में नीचे है। और वहीं जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वे महाद्वीपीय प्लेटें रुई के रूप में हैं, यानी कि उनके कण का वजन हल्का है, यानी कि वो हल्की चट्टानों से बनी है। इसलिए महाद्वीप कैसे हैं? रुई की मतलब रुई की तरह मिट्टी की तुलना में ऊपर है। जैसे मिट्टी नीचे है और रुई ऊपर है, उसी तरीके से महासागरीय प्लेटें नीचे हैं और महाद्वीपीय प्लेटें ऊपर हैं। और मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि वो महाद्वीप नीचे क्यों है और महासागर नीचे क्यों है और महाद्वीप ऊपर क्यों है। चट्टानों का डिफरेंस है, मतलब हल्की और भारी चट्टान है। तो आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम गति के आधार पर प्लेटों के प्रकार, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। गति के आधार पर प्लेटों के प्रकार, यानी कि प्लेटें किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, किस रूप में चल रही हैं, उसके हिसाब से अगर हम प्लेटों के टाइप्स देखें तो 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है अभिसारी प्लेट, यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट, इसको हम विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। दूसरा है अपसारी प्लेट, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट, इसको हम रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। और तीसरा है समानांतर प्लेट, इसको हम लोग पैरेलल प्लेट यानी कि संरक्षी प्लेट और कंजर्वेटिव प्लेट भी कहते हैं। इन तीनों के नाम इनके ट्रांसफॉर्म के आधार पर ऐसा क्यों है, या इनको विनाशकारी, रचनात्मक और संरक्षी प्लेट क्यों बोलते हैं, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हम पढ़ते हैं अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट में क्या है कि जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, किसके कारण? संपीड़न बल, यानी कि कंप्रेस्ड फोर्स। जब 2 प्लेटों में कंप्रेस्ड फोर्स लगता है तो कंप्रेशन की वजह से वे एक दूसरे की तरफ आती हैं। मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं और ये 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और जब ये 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इसमें एक प्लेट हल्की होगी और एक प्लेट अगर भारी है तो भारी वाली प्लेट आपको बताया है नीचे बैठेगी, हल्की प्लेट ऊपर उठेगी। और जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल। जब हल्की भारी प्लेट आपस में टकराएंगी तो हल्की वाली प्लेट जो है वो ऊपर उठेगी और भारी वाली जो प्लेट है वो नीचे हो जाएगी। तो भारी प्लेट नीचे बैठेगी और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठेगी। जो भारी प्लेट नीचे बैठेगी वो बहुत ज्यादा दबाव के कारण, यानी कि यहां पर जो पृथ्वी के अंदर हिस्सा है स्टेनोस्फीयर, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से यहां पे ये वाली प्लेट का जो हिस्सा होगा वो पिघल जाएगा, और पिघलने की वजह से ये क्या बन जाएगा? स्टेनोस्फीयर में मैग्मा या लावा के रूप में आ जाएगा। तो यही पिघला हुआ हिस्सा आगे जाकर कभी ज्वालामुखी का रूप धारण करता है। जब यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो भारी प्लेटें नीचे बैठ जाती हैं, इससे भारी प्लेटों का किनारा पिघल जाता है दबाव के कारण, हल्की प्लेटें ऊपर उठ जाती हैं, और लगातार ये हल्की प्लेटें जब ऊपर उठती हैं तो यहां पर इनमें फोल्ड पड़ जाते हैं, फोल्ड, और इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाते हैं वलित
पर्वत। तो आप देख लीजिए यहां पर संपीड़न बल के कारण जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो एक दूसरे की तरफ आने से पास आने पर उनमें एक भारी प्लेट नीचे बैठ जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठकर क्या बनाती है, एक वलित पर्वत बनाती है और भारी प्लेट नीचे दबने के बाद में दबाव के कारण, टेम्परेचर के कारण पिघल जाती, जो कि मैग्मा का निर्माण करती है और इससे बनते हैं वलित पर्वत। और हमारा हिमालय जो है वो इसी वलित पर्वत का एक उदाहरण है। चूंकि इन प्लेटों में एक प्लेट टूट जाती है नीचे जाकर, उसका विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है, इसलिए हम इन अभिसारी प्लेटों को विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अभिसारी प्लेट क्या है, जब दो प्लेटें संपीड़न बल के कारण एक दूसरे की तरफ आती हैं, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, भारी प्लेट नीचे बैठ जाती है और नीचे वाली प्लेट जो है टूट जाती है, उसका विनाश हो जाता है, इसलिए इसको विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। और हल्की प्लेट ऊपर उठकर क्या बनाती है, वलित पर्वत बनाती है, फोल्डेड माउंटेन बनाती है और हिमालय हमारा उसका एक उदाहरण है। इसके अलावा हम बात करें दूसरी अपसारी प्लेटों की। अपसारी प्लेटों में क्या है, अपसारी प्लेटों को हम रचनात्मक प्लेट यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। यहां संपीड़न बल के ऑपोजिट में तनाव बल काम करता है, यानी कि टेंशन फोर्स काम करता है। तो टेंशन फोर्स में क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, देखिए दूर जाने का साइन है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो दूर जाने पर उन प्लेटों के बीच में एक गैप आ जाता है और वो गैप बन जाता है महासागरीय गर्त। और इस महासागरीय गर्त में जब ये जो लावा है, जो मैग्मा है, जब ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है तो ये निकला हुआ मैग्मा समुद्र के अंदर एक पहाड़ी का निर्माण कर देता है, क्योंकि पिघला हुआ मैग्मा जैसे ही समुद्र के अंदर पानी के संपर्क में आता है, संपर्क में आने के कारण वो जम जाता है। यानी कि अगर इस तरीके की ये गर्त है, ये गर्त है और इस गर्त में ये जो पिघला हुआ मैग्मा है जब ये बाहर आकर पानी में जम जाएगा और चूंकि ये समुद्र है तो ये गर्त है और इस गर्त में से निकला हुआ मैग्मा जब यहां जम जाएगा तो इसको हम बोलते हैं महासागरीय कटक। तो ये महासागरी कटक का, तो महासागरी कटक का निर्माण कौन सी प्लेटों से होता है, वो होता है अपसारी प्लेटों से, यानी कि रचनात्मक प्लेटों से। क्योंकि इनकी वजह से गर्तें बनती हैं, कटक का निर्माण होता है और किसी भी प्लेट का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट यानी कि रचनात्मक प्लेट बोलते हैं। जब बात की अभिसारी प्लेटों की यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट्स की, तो दो प्लेटें टकराने पर एक प्लेट नाश हो रही थी, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट थी। यहां तनाव बल के कारण प्लेटें दूर जा रही हैं और दूर जाने की वजह से इनमें कोई किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको रचनात्मक प्लेट यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने, जैसे कि हम बात करें कि जो अमेरिका है, यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी कि अमेरिकन प्लेट जो है वो यूरेशियाई प्लेट से अलग हो रही है, यानी कि यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से अलग हो रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर बन रहा है। और अटलांटिक महासागर में बहुत सारी कटक है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कटक है जिसका नाम है मिड ओशन रेस, जो कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला भी जो समुद्र के अंदर है और उसकी लंबाई लगभग 65,000 किलोमीटर के अराउंड है। तो जब दो प्लेटें यानी कि अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन और यूरेशियाई प्लेट एक दूसरे से जब अलग हो रही हैं तो उसके बीच में बन रहा है कौन सा ओशन, अटलांटिक ओशन, यानी कि अटलांटिक महासागर, अंध महासागर बन रहा है, जो कि एस अक्षर की आकृति में है। क्वेश्चन आता है कि विश्व का एकमात्र महासागर जो अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति में, वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का निर्माण किन दो प्लेटों के विस्थापन से हो रहा है, तो अमेरिकन प्लेट का अफ्रीकी और यूरेशियाई प्लेट से अलग होने के कारण जो महासागर बन रहा है वो कौन सा है, वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के दोनों ओर कौन कौन सी प्लेटें हैं, तो अटलांटिक महासागर के पश्चिम में अमेरिकन प्लेट है जो कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से मिलकर बनी है, और इसके पूर्व में अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियाई प्लेट है। ये दोनों प्लेटें तनाव बल के कारण एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे हम बात करें कि अफ्रीकन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से, यानी कि अफ्रीका की प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से जब अलग हो रही है तो इसके बीच में जो गैप आ रहा है उससे बन रहा है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का निर्माण किन दो प्लेटों के अलग होने से है, तो हिंद महासागर का निर्माण अफ्रीकन प्लेट के इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अलग होने के कारण हो रहा है। इसके अगर अलावा हम बात करें तो अमेरिकन प्लेट का ग्रीनलैंड प्लेट से अलग होना भी एक अपसारी प्लेट का ही कारण है, अपसारी प्लेट का ही रूप है। तो उत्तर अमेरिकी प्लेट जब ग्रीनलैंड प्लेट से अलग हो रही है तो इनके बीच में बन रही है डेविस जल संधि, और डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि है। और वो डेविस जल संधि किन दो प्लेटों के अलग होने से बन रही है, उत्तर अमेरिकी प्लेट और ग्रीनलैंड प्लेट के अलग होने से बन रही है। तो यहां तक हमने दो बातें कर ली कि अभिसारी प्लेट, अपसारी। तीसरी आती है समानांतर प्लेट, इसको हम
संलक्षी प्लेट भी बोलते हैं। क्योंकि समानांतर प्लेट क्या है, जब दो प्लेटें ना तो एक दूसरे की तरफ आती हैं, यानी कि ना तो उनमें कंप्रेशन है और ना ही वे दोनों एक दूसरे से दूर जाती, ना ही उनमें तनाव बल है, तो फिर क्या होगा, तो तीसरी स्थिति है कि वे दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर मूव करती हैं, ना तो पास आती हैं ना दूर जाती हैं, समानांतर चलती। जब वो समानांतर चलती हैं तो उनके बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से उनकी जो प्लेटों का किनारा है, जो मार्जिन है, प्लेट मार्जिन है, वो सेफ रहता है, यानी कि उन प्लेटों का किनारा टूटता नहीं है। इसलिए हम इन प्लेटों को बोलते हैं संरक्षी प्लेट, यानी कि कंजर्वेटिव प्लेट। तो कंजर्वेटिव प्लेट में क्या है कि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती नहीं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल हम बात करें कि जो इथोपियाई प्लेट है, जब इथोपियाई प्लेट जो अरेबिक प्लेट है, अरब प्लेट है, उसके समानांतर होने से इसके बीच में लाल सागर का निर्माण हो रहा है। तो लाल सागर का निर्माण किन दो प्लेटों की वजह से हो रहा है, एक तो इथोपियाई प्लेट यानी कि जो अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है, और दूसरा है अरब प्लेट। तो इथोपियाई प्लेट और अरब प्लेट के समानांतर विस्थापित होने से बीच में लाल सागर का निर्माण। अगर आप लाल सागर की स्थिति देखेंगे तो वो ऐसा लग रहा है कि लगातार एक समान चौड़ाई का सागर है, वजह कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर हैं। ऐसे ही इसके आगे एक फारस की खाड़ी का निर्माण हो रहा है। जो फारस की खाड़ी है उसका निर्माण किस वजह से हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है उस अरब प्लेट और इंडियन प्लेट के समानांतर विस्थापित होने से। क्योंकि जो फारस की खाड़ी है वो लाल सागर के ठीक जस्ट उत्तर पूर्व की ओर है। तो आप मैप में देखेंगे कि लाल सागर का निर्माण इथोपियाई प्लेट और अरब प्लेट के समानांतर विस्थापित होने से है, और फारस की खाड़ी का निर्माण अरब प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया या इंडियन प्लेट के समानांतर विस्थापित होने से है। तो इस तरीके से आपने ये तीनों प्लेट्स पढ़ ली, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं प्लेटों की गति के कारण। प्लेटें मूव कैसे कर रही हैं, प्लेटों का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, या प्लेटें अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच जाती हैं। तो प्लेटों की गति का कारण, इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ, और दूसरा है हॉटस्पॉट। पहले हम समझते हैं पृथ्वी के घूर्णन को। देखिए पृथ्वी का घूर्णन क्या है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, और पृथ्वी के जो घूर्णन की दिशा है वो भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि जो पृथ्वी है उसका जो रोटेशन पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और अपनी एक्सिस पर रोटेशन करने की वजह से इसका जो भूमध्य रेखीय भाग है उस भाग पर सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी कि भूमध्य रेखीय भाग पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा और ध्रुवों की तरफ कम होता है। इसलिए सारी प्लेटें जो होती हैं वो भूमध्य रेखा की तरफ ही आने का प्रयास करती हैं, यानी कि प्लेटें ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापित हो जाती हैं। अब ये अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, देखिए जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा वहां पर चीजें बाहर की ओर भागने की कोशिश करेंगी, और पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है तो अपकेंद्रीय बल का मान यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होता है और सबसे कम ध्रुवों पर होता है। इसलिए सारी जो प्लेट्स हैं वे भूमध्य रेखा की तरफ यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने का प्रयास करेंगी, और इस स्थिति में इस गति को हम बोलते हैं लंबवत गति यानी कि वर्टिकल मोशन। तो प्लेट्स का वर्टिकल मोशन किस वजह से है, तो प्लेट्स का वर्टिकल मोशन भूमध्य रेखीय भागों पर अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान ज्यादा होने की वजह से है। अब इस अपकेंद्रीय बल का प्रभाव प्लेट की गति और दिशा की जो व्याख्या की थी वो वैज्ञानिक आयलर ने की थी, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, भूमध्य रेखीय भागों पर जो अपकेंद्रीय बल का मान है वो ज्यादा है और ध्रुवों पर इसका मान कम है। इसलिए सारी प्लेटें ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करती हैं, और इन प्लेट्स के मूवमेंट में अपकेंद्रीय बल का प्रभाव क्या है, और उस अपकेंद्रीय बल की वजह से प्लेट की गति क्या है, और प्लेट किस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी वो किसने दी थी, वैज्ञानिक व्याख्या वैज्ञानिक आयलर ने दी थी। इसलिए हम इस पृथ्वी के घूर्णन सिद्धांत को हम आयलर सिद्धांत भी कहते हैं। चूंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व है। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो इसका मतलब है कि जो सारी प्लेटें हैं वे पश्चिम की ओर विस्थापित होंगी, मतलब वे पश्चिम की ओर जाएंगी। तो ये क्या है, ये है पृथ्वी की प्लेटों का क्षैतिज गति यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन। इनका समझ लीजिए आप, क्या वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है, देखिए पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और जिन जगहों पर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ है और वे रेडियो एक्टिव पदार्थ 1200 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा का ताप उत्पन्न करते हैं तो वहां पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवहनीय धाराएं यानी कि वहां पर कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उन संवहनीय धाराओं
के जो क्षेत्र है उसको हम प्ल्यूम कहते हैं, और संवहनी धाराओं वाला जो क्षेत्र है प्ल्यूम कहते हैं, और उस पूरे बड़े क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव बताते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे कई जगह पर 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का जब टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, और उन संवहनी धाराओं की वजह से जो क्षेत्र है उसको हम प्ल्यूम कहते हैं, और उस पूरे बड़े क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। संवहनी धारा के कारण जो अत्यधिक भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि उन संवहनी धाराओं के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और उस जियोथर्मल एनर्जी की वजह से नीचे से जो एनर्जी बाहर की ओर आने की कोशिश करती है वो ऊपर की कमजोर क्रस्ट के जो हिस्से हैं वहां की प्लेटों को तोड़ देती है, यानी कि वहां की प्लेटें टूट जाती हैं, और जो विपरीत दिशाओं में प्लेटें हैं वो आपस में तैरने लगती हैं, चलने लगती हैं। तो इस तरह से दो तरह के रीजन हैं पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनके गति के। पहला है पृथ्वी का घूर्णन गति, जिससे दो मोशन बनते हैं, एक तो बनता है लंबवत गति और दूसरी बनती है क्षैतिज गति। और दूसरा है रीजन जो है वो हॉट स्पॉट है, जहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेंपरेचर प्रोड्यूस करते हैं, वहां कन्वेक्शनल करंट होती है, और वे कन्वेक्शनल करंट भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, और वो जियोथर्मल एनर्जी प्लेट्स को ऊपर तोड़ देती है, जिससे प्लेटों में मूवमेंट आ जाता है। तो ये हमने जो चीजें पढ़ ली चार, वो थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड। तो यहां पर प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है वो कंप्लीट होता है। तो सम एंड सबस्टेंस ये है कि यहां पर आप प्लेट विवर्तनिकी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि प्लेट की क्रस्ट यानी कि जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसके ऊपर जो प्लेटें अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई हैं उसको हम प्लेट्स बोलते हैं, और इन प्लेटों का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होना ही प्लेट विवर्तनिकी है। और ये प्लेट पृथ्वी के ऊपर इस तरह से तैर रही हैं जैसे कि पानी के ऊपर एक नाव तैरती है। जब ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो हम इनको अभिसारी प्लेट यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं। इसमें एक प्लेट टूट जाती है तब बन जाती है इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट। अब जब दो प्लेटें तनाव बल के कारण एक दूसरे से दूर जाती हैं तो हम इनको बोलते हैं अपसारी प्लेट, यानी कि इनको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे महासागरीय गर्त बनती है, और उस महासागरीय गर्त में नीचे से जो निकला हुआ मैग्मा लावा है वो सब समुद्र के पानी के संपर्क में आने पर जम जाता है, तो वहां पर हम उसको समुद्री कटक बोलते हैं, यानी कि ओशनिक रिज बोलते हैं। और तीसरी होती है संवक्षी प्लेट, और संवक्षी प्लेट में दो प्लेटें ना तो टकराती हैं ना दूर जाती हैं, वे एक समान दूरी पर एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, जिससे उनके किनारे सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं संवक्षी प्लेट। बाकी का हम नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।